Hello दोस्तों, welcome back to your free course and of course your channel. So today we are going to see a part number 74 of your free course. The course name is what? So let's start. Part number 74. अब तक हम लोगों ने 108 तक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखे और अभी हम लोग सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 366 नंबर वाला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 109 एप्लीकेबल होता है किस चीज के लिए, चलिए देख लेते हैं। दिस स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड लायबिलिटीज that will present relevant and useful information to users of a financial statements for their assessment of the amounts, timing and uncertainty of an entity's future cash flow. Okay. तो 109 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा एप्लीकेबल होता है प्रिंसिपल किस चीज के लिए? तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ अ फाइनेंशियल एसेट्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो होगी हमारी फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में हम लोग जो रिपोर्टिंग करेंगे फाइनेंशियल एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में हम लोग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एप्लीकेबल करेंगे। दैट विल प्रेजेंट रिलेवेंट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। जी हाँ दोस्तों, ये हमें प्रेजेंट करती है उस संदर्भ के बारे में कि भाई जो हमारे बिजनेस के यूजर्स है, जो हमारे शेयर होल्डर्स है, उन लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि एसेट्स हमारे बिजनेस में कितनी पड़ी है और लायबिलिटीज हमारे बिजनेस की कितनी सारी है। अगर लायबिलिटीज बढ़ गई तो भाई बाकी सब लोग कंपनी से निकल जाएंगे कि भाई सोचेंगे यहाँ पर बहुत लायबिलिटीज है यार, पैसे तो नहीं मिलने वाला है। दैट शुड बी कंसिडर्ड एज एन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 109 users for a financial statements for their assessment of the amounts, timing and uncertainty of entities future cash flow। जी हाँ दोस्तों, तो असेसमेंट के लिए मतलब वो सारी जो फाइनेंशियल कंडीशंस आने वाली है जैसे कि लायबिलिटीज बढ़ रही है या फिर घट रही है, एसेट्स में बड़ा उतार चढ़ाव आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर हम जनरलाइज करेंगे? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 109 के ऊपर आधारित हम इसको जनरलाइज करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मैं शॉर्ट में 109 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझा पाया हूँ। हमारे पास में बहुत कम समय होता है दोस्तों, इसीलिए हम बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल शॉर्टकट में सभी जवाबों के सभी सवालों के जवाब देखते हैं। 367 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1010 इज फॉर किस चीज के लिए है? दिस रिलेवेंट टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। The objective of these statements is to present financial statements of a parent and its subsidiaries as a single economic entity. Okay. तो जैसे जॉइंट स्टॉक होते हैं बड़े बड़े, तो बड़े बड़े जॉइंट स्टॉक कंपनीज में एक बड़ी बात होती है क्या कि वहाँ पर कंपनी के मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर हम बात करें तो वहाँ पर जॉइंट स्टॉक में Hey dosto, welcome back to your free course which is a what and of course your channel. So today we are going to see a part number 74 of your free course which is a what, and so let's start. Question number 360C, what is the Indian Accounting Standard 109? अब तक हम लोगों ने 108 तक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देख ली है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 109 के साथ में। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। This standard established principles for the financial reporting of the financial assets and liabilities that will present a relevant and useful information to users for financial statement for their assessment of the amounts, timing and uncertainty of an entity of a future cash flow. Okay. तो पहली बात तो ये है कि भाई हमारे 109 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है कि ये इस्टेब्लिश किया जाता है किस चीज़ के लिए? प्रिंसिपल्स फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए इसको बनाया गया है 109 को। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किसके संदर्भ में? फाइनेंशियल एसेट्स एंड लायबिलिटीज के संदर्भ में, मतलब कंपनी में एसेट्स कितनी पड़ी है और लायबिलिटीज कितनी पड़ी है, इसकी रिपोर्टिंग करने के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा वो होगा हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 109 वाला। दैट विल प्रेजेंट, और ये एप्लीकेबल मतलब फाइनेंशियल एसेट्स और लायबिलिटीज को एप्लीकेबिलिटी करने के बाद में हम प्रेजेंट कर सकते हैं क्या? दैट विल प्रेजेंट रिलेवेंट एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, और ये प्रेजेंट करेगा कि रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करेगा
जो यूजफुल होगी हमारे इंफॉर्मेशन टू यूजर्स के लिए, हमारे यूजर्स के लिए, मतलब हमारे कंपनी के भी हित चिंतक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये हित चिंतक कौन होते हैं आप हमें कमेंट कीजिए, हमने बताया भी था आपको लास्ट वीडियोस में। तो यूजर्स लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 109 ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर देयर असेसमेंट ऑफ द अमाउंट्स। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट्स आती है एसेट्स की, लायबिलिटीज की, बढ़ रही है या फिर घट रही है। टाइमिंग आता है कब हमने परचेस की थी, कब हमने सेल की, तो वो सारी चीज़ें आ जाती है वहाँ पर। एंड अनसर्टेनिटी ऑफ द एंटिटी फ्यूचर कैश फ्लो, और वो सारी चीज़ें वहाँ पर आ जाती है जो कि हमारे फ्यूचर कैश फ्लो के संदर्भ में हमें दिखाई देती है। तो ये एप्लीकेबल होता है एज एन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 109 के आधार के ऊपर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये 109 वाला इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैं ठीक से समझा पाया हो। हमारे पास में सिर्फ चंद मोमेंट होती है, चंद सेकंड होते हैं, चंद मिनट होते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। क्यों, अगर लंबा वीडियो बना है तो कोई नहीं देखता है, मुझे खुद मालूम है, मैं खुद नहीं देखता हूँ। 367 नंबर वाला क्वेश्चन देखें। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1010 इज फॉर, किस चीज के संदर्भ में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1010 एप्लीकेबल होता है। आंसर के ऊपर मूव ऑन करते हैं। दिस related to consolidated financial statement. The objectives of these statements is to present financial statements of a parent and its subsidiaries as a single economic entity. Okay. तो इतनी बात यहाँ पर ध्यान में रखने वाली कि भाई कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर किए जाते हैं इंडिया में, ये मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1010 जो है वो किसके संदर्भ में है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए है। इतनी बात ध्यान में रखिए, बस, बाकी कुछ नहीं। आपको अगर सवाल पूछा गया है तो यही इतना ही पूछा जाएगा, डीप में ज़्यादातर तो नहीं पूछा जाता है। अगर डीप में कहीं पर पूछा जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं और लोगों को भी बता पाऊँ कि भैया आप इस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं इस एग्जाम के लिए। तो दिस रिलेटेड टू अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है। बाकी ऑब्जेक्टिविटी आगे दी है कि भाई इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टेटमेंट इज टू प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ पेरेंट एंड इट्स सब्सिडियरी एज अ सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि भाई जो पेरेंट होते हैं कंपनी के वो, और जो सब्सिडरीज होती है वो, इनके आधार के ऊपर एज एन सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी वहां पर बनाई जाए, मतलब दोनों को मिलाकर कंसोलिडेट किया जाए। दैट शुड बी कंसिडर्ड एज एन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको 110 नंबर वाला इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ में आया होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि आपके सामने ही इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 सॉरी अबाउट दैट 111। जी हाँ दोस्तों, 111 हम इसको कह देते हैं बड़ी आसानी से। यदि आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं दोस्तों और आपको बहुत मजा आ रहा है क्वेश्चंस के बारे में, क्वेश्चंस को देखना, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं और भी बेहतरीन वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। तो चलिए दोस्तों, जाते जाते मतलब 368 नंबर वाला क्वेश्चन देखते देखते एक सिंपल सा लाइक मेरे चैनल के ऊपर इस वीडियो को कर दीजिए और चैनल के वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। शेयर करने के लिए पैसा नहीं लगेगा दोस्तों, आपको शेयर करने के लिए सिर्फ आपके 2 सेकंड लगेंगे, बट आपके 2 सेकंड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन के ऊपर जो कि आंसर है। दिस स्टैंडर्ड शैल बी अप्लाइड बाय एन एंटिटीज दैट आर अ पार्टी टू अ जॉइंट अरेंजमेंट। जॉइंट अरेंजमेंट is an arrangement of which two or more parties have joint control। जी हाँ दोस्तों, जॉइंट अरेंजमेंट के लिए अगर हम कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई करेंगे तो वो होगा हमारा 111 वाला। तो 111 ये तीनों भी जॉइन ही है। देखिए दोस्तों कितनी हमें अच्छा यहाँ पर क्लू मिला है कि भाई 111 तो एक साथ में तीनों के तीनों जॉइन है ना, तो तीनों के तीनों ज्वाइन है, मतलब यहाँ पर क्या है, सो दिस स्टैंडर्ड शैल बी अप्लाइड बाय एन एंटिटी दैट आर अ पार्टी टू जॉइंट अरेंजमेंट। मतलब जॉइंट अरेंजमेंट वाली जो पार्टी होगी, जॉइंट अरेंजमेंट वाली जो कंपनी होगी, वो कंपनीज के लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 111 वाला अप्लाई करेंगे। जॉइंट अरेंजमेंट इज एन अरेंजमेंट ऑफ विच टू और मोर पार्टीज हैव अ जॉइंट कंट्रोल। जॉइंट अरेंजमेंट वो चीज होती है, जॉइंट अरेंजमेंट वो चीज होती है जहां पर हम बता सकते हैं कि जहां पर दो या फिर दो से ज्यादा पार्टीज जॉइंटली कंट्रोल कर रही हो एक बिजनेस को। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कि 111 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ में आया होगा और जॉइंट अरेंजमेंट होती क्या है वो भी समझ में आया होगा। यदि अगर हाँ तो एक सिंपल सा लाइक कर दीजिए दोस्तों मेरे लिए, ताकि मैं बेहतरीन वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। चलिए देखते हैं फिर 369 नंबर वाला क्वेश्चन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 112। जी हाँ दोस्तों, 112 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बताता है हमें।
This standard requires an entity to disclose information that enables users of its financial statements to evaluate the nature of and its risk associated with its interest in other entities and the effect of those interest on its financial position and performance. ओके, तो आप लोगों को यहाँ पर एक बात तो नजर आई गई होगी कि ये डिस्क्लोज कर रहा है कुछ तो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहा है। किसके संदर्भ में? 1012 कह रहा है कि भाई इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी है। कौन सी वाली? तो देख लेते हैं। दिस स्टैंडर्ड रिक्वायर्स एन एंटिटी। जी हाँ, एंटिटी के लिए रिक्वायर है। एंटिटी मतलब माने बिजनेस, इतने बात ध्यान में रखिए, ठीक है। एंटिटी टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन दैट अनेबल्स, इस चीज के लिए अनेबल करता है। अनेबल मतलब प्रोत्साहन देता है, अनेबल मतलब चालू करता है, लागू करता है। यूजर्स ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इवेल्युएट, जी हाँ, टू इवेल्युएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट द नेचर ऑफ एंड, नेचर के आधार के ऊपर वहां पर इवेल्युएट करने हैं हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, यूजर्स के लिए, इतने बात ध्यान में रखिए, ठीक है। ओके, ऑफ एंड इट्स रिस्क एसोसिएटेड विथ, और रिस्क भी वहां पर दिखानी है कि भाई कितने रिस्क वहां पर एसोसिएट हो रही है। इट्स इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज एंड द इफेक्ट ऑफ दोज इंटरेस्ट, और इस चीज में बाकी एंटिटीज के भी इंटरेस्ट होते हैं कि भाई इनके पास में कैसे कैसे रिस्क है, कैसे कैसे नेचर है इन लोगों के पास में इवैल्यूएशन के, मतलब नेचर किसके संदर्भ में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के संदर्भ में दोस्तों, बाकी कुछ नहीं। इंटरेस्ट ऑन इट्स फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस, मतलब बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन या फिर परफॉर्मेंस के आधार के ऊपर 112 वाला इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है, डिस्क्लोज होते ही इंफॉर्मेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया तो एक सिंपल सा थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को, ये स्क्रीन आप पढ़ सकते हैं, आपको 1 मिनट में इसके बारे में समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं क्योंकि आप हमसे बेहतर हो, हमसे बेहतर है। चलिए मूव ऑन करते हैं 370 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 113 विच इज अ 113 नंबर वाला क्वेश्चन। This Indian Accounting Standard AS is a related fair value management. Fair value refers to the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transactions between market participants at the measurement date. Okay. आप लोग सोचते होंगे कि सर बिल्कुल सामने जैसा है वैसे पढ़ के निकल जाते हैं कि नहीं बेटा? तो पढ़ के निकल के जाना पड़ेगा ना मुझको। मैं अगर यहाँ पर ऐसे क्या बोलते हैं उसको, KG1 KG2 में हम बोलते थे ना बच्चों को भाई, जैसे बोलते कि खड़े रहो स्टैचू की तरह, वैसे अगर मैं यहाँ पर स्टैचू की तरह बैठा रहा तो आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आने वाला है। तो आप लोगों को इंटरेस्ट आने के लिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा थोड़ा बहुत मजाक आप सिर के ऊपर ले लेंगे। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 113 वाला देखते हैं। दिस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू फेयर वैल्यू ऑफ मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, अगर सवाल आया कि 113 किसके संदर्भ में, तो फेयर वैल्यू के संदर्भ में होता है, मैनेजमेंट की फेयर वैल्यू के संदर्भ में होता है। फेयर वैल्यू होती क्या है तो चलिए देख लेते हैं। फेयर वैल्यू रेफर्स टू द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट। ओके, फेयर वैल्यू वो वैल्यू होती है जहां पर हम ये बता सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि वो एक प्राइस होती है इसके संदर्भ में कि हमें वो मिलती है। कहाँ से मिलती है? जब हम एसेट को सेल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, एसेट को जब हम सेल करेंगे जो प्राइस हमें मिलने वाली होती है उसी को, उस प्राइस को हम एज ए नाम देते हैं फेयर वैल्यू। जैसे किसी बच्चे का हम डायरेक्टली नाम देते हैं, दादू का नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, तो ये कंसिडरेबल हो जाता है ना कि भाई उसका नाम तो अलग ही रहता है, बट हम जनरली सब बच्चों को दादू ही कहते हैं। अगर कहते होंगे तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि भाई आप भी कहते होंगे। रिसीव टू सेल एन एसेट और पेड टू ट्रांसफर लाइबिलिटी, या फिर अगर मैंने कुछ लाइबिलिटी को ट्रांसफर की है, पेड की है, तो ऐसे संदर्भ में भी फेयर वैल्यू की वहां पर वैल्यू आ जाती है। इन एन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन बिटवीन अ मार्केट पार्टिसिपेंट एंड द मेजरमेंट डेट, और ये ट्रांजेक्शन होना चाहिए किसके संदर्भ में? तो मार्केट पार्टिसिपेंट और मेजरमेंट डेट के संदर्भ में होना चाहिए दोस्तों। ये होती है फेयर वैल्यू। आप इतनी बात ध्यान में रखिए कि भाई इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड 113 वाला किसके संदर्भ में है? तो फेयर वैल्यू ऑफ मैनेजमेंट के संदर्भ में है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इसी के साथ में कि आपको ये क्वेश्चन के जवाब भी समझ में आए होंगे। व्हाट वी गेन टुडे, तो आज हमने क्या ज्ञान लिया? गेन, ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, अच्छा शब्द है। तो इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड 109 हमने आज देखा, 1010 आज हमने देखा, 111 आज हमने देखा जो जॉइंट वाला था,
112 आज हमने देखा, इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड 113 भी हमने आज देखा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, ताकि और भी आपको बेहतरीन वीडियोस देखने हैं और भी सवाल आपको देखने हैं। दोस्तों देखिए, सब्सक्राइब करने के लिए 1 रुपया नहीं लगता है दोस्तों, सिर्फ सब्सक्राइब लगते हैं। अब ऐसा भी नहीं कि भाई सब्सक्राइब आप कर लोगे तो मैं बार-बार बताऊँगा कि भाई मेरा वीडियो देखो, देखो, देखो। ये वहाँ पर ये नहीं ना दोस्तों, तो आपको सिर्फ सिंपल सा लाइक करना है वीडियो को, सिंपल सा क्लिक करना है सब्सक्राइब के ऊपर। आपको जब दिल चाहेगा तब आप ये क्वेश्चन के जवाब देख सकते हैं। बट यदि अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। मुझे उम्मीद मिलती है और भी वीडियोज़ बनाने के लिए। दोस्तों इसी के उम्मीद के साथ में मैं यहाँ पर रुकता हूँ कि आप हमसे फिर से मिलेंगे हमारे सब्सक्राइबर होके और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए। चलिए दोस्तों, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड स्टे ट्यून। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे सारे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें दोस्तों। हैव अ गुड डे।